आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 84 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 85 मुलाहिज़ा फरमाए। वो खबर सुनते ही जिमी लाइड लापता हो गया और उसकी ज़ात में सहारा तलाश करने वाली खातून दरबदर हो गई। अपने मजाजी खुदा की तलाश में वो नगर नगर फिरती रही। फिर वीरा को उसकी वल्दियत से आगाह करके मौत के सर्द और बेरहम वादियों में जा सोई थी। अब तंजीम के बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? हल्के शदीद धमाकों के तसलसल में मैंने उससे सवाल किया। जवाब में उसकी जहरीली मुस्कुराहट का अंदाजा हुआ था, क्योंकि मद्दम निकास में उसके चेहरे का तफसीली जायजा लेना मुमकिन नहीं रहा था। तुम्हारे साथ जो कर गुजरी हूँ उसके बाद तंजीम से वफादारी का ढोंग रचाए रखना बेसूद है। अब तक जो लगाव था वो यक बयक खत्म होकर रह गया। चंद सानियों के सकूत के बाद उसने तल्ख लहजे में कहा था, और जिमी लाइड के बारे में क्या राय है? मैंने सादगी के साथ पूछा। मुझे इश्ताल दिलाने वाली बातें ना करो, वो गंभीर लहजे में बोली। आज तक मैं उसे अपना मगरूर बाप समझकर उसकी मतलाशी रही थी, लेकिन तुमने मेरे उस तस्वुर को भी मसक करने की पूरी कोशिश की है। मैंने कोई कोशिश नहीं की। तुम बेटी हो, इसलिए जज्बात के रो में वह नताइज अखज़ न कर सकी जो मैंने अखज़ कर लिए। वरना मेरे तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि जिमी लाइड डान मरसियानो बनकर तुम्हारी सरपरस्ती कर चुका है। उसने कमजोर लहजे में बहस छेड़ना चाही, लेकिन मैंने उस बारे में आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम बातें दोहरा दी जो मैं सोचता रहा था, और उसके लहजे से अंदर की टूट फूट हवीदा होने लगी। अगर तुम्हारे कायम किए हुए नजरियात दुरुस्त साबित हुए तो तुम देख लेना कि मेरा बाप होने के बावजूद वो मेरे हाथों मारा जाएगा। ऐसी संगदिली में किसी भी कीमत पर माफ नहीं करूंगी। मैं खामोश रहा, लेकिन थोड़ी देर के ताकुफ के बाद वो खुद बात निकाल बैठी। आज तुमने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है। मैं मुंतजिर रहा कि वो अपनी बात वजाहत के साथ मुकम्मल करेगी, लेकिन यूं महसूस हो रहा था जैसे इतनी बात कह कि वो किसी ख्याल में डूब गई हो। तुम्हारी बात अधूरी थी। खामोशी का वक्ता तवील हो जाने पर मैंने उसे टोका। अधूरी? वो एक गहरा सांस लेकर बोली, तुम मेरी जिंदगी में पहले मर्द हो जिसने मेरे साथ बदकोई की है। कैसी बदकोई? मैंने उसकी बात काट कर हैरत से पूछा। तुम्हारी गाली ने आज मेरी आंखें खोलती है, वो अफसुर्दा लहजे में बोली। वो कैसे? मैंने खुशगवार हैरत के साथ सवाल किया। मुझे अचानक एहसास हुआ है कि अकेली रहकर मैं खुद अधूरी हूँ। मर्द और औरत को एक दूसरे का सहारा मिले बगैर अपनी अपनी जगह दोनों अधूरे रहते हैं। खिलौने बदलने जा सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए कोई एक सहारा जरूर होना चाहिए। सहारे के बाद भी खिलौनों से दिल बहलाती रहोगी। मैं मौजूदा जिंदगी के हवाले से बात कर रही थी, और शायद अब तो मैं अपनी जगह ही बदल लूंगी। उसी असना में सड़क नजर आने लगी और वो बात बदलते हुए बोली, क्या ख्याल है इस बार लाइट्स कर्टेज के सामने ही से ना गुजरा चाहे? पता तो चले कि दिमागों से वहां क्या गुजरी है। नहीं, मैंने सख्ती के साथ कहा। उसी रास्ते से घूमकर चलो जिधर से हम आए थे। तमाकू की आवाज दूर दूर तक सुनी गई होगी। हो सकता है कि वहां अब तक इज़्दिहाम जमा हो गया हो। अपनी निगाहों से अपनी कामयाबी का नजारा तो देख ही लेंगे। वीरा ने पजीरों की रफ्तार सुस्त करते हुए किसी नोखीज जिद्दी बच्चे के लहजे में कहा। कामयाबी? ये बदनसीबी का मकाम है मिस डान मरसियानो। खबरदार, जो मुझे इस नाम से मुखातिब किया। वो मेरी बात काट कर गुस्सीले लहजे में बोली। क्या बदनसीबी है वीरा? क्या हम चंद पापियों के साथ न जाने कितने बेगुनाहों को भी उन धमाकों में उड़ा बैठे होंगे? मैं अपनी कामयाबी नहीं, अपनी बदतरीन मजबूरी समझता हूँ कि उन्हें बचाने के लिए हम कुछ न कर सके। चाहे तुम्हारे ज़हन पर वो लड़की सवार है। वो तंजिया लहजे में बोली। बेगुनाह तो वो भी नहीं थी। लाइट्स कर्टेज की चारदीवारी में मुसलसल सबसे बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रही थी। यूं दूरबीन लगाकर देखोगी तो अपने गिरदो पेश में भी बेशतर लोग काबिल गर्दन सरी करार पाएंगे। उसने खामोशी के साथ पजीरो लाइट्स कर्टेज के मुखालिफ समत में जाने वाली सड़क पर घुमा ली। गाड़ी में सकूत तारी रहा और मुझ पर एक बार फिर वही कर्ब आमेज बेचैनी तारी होने लगी जो इब्तिदा में मुझे नकाहत और कमजोरी का एहसास दिला रही थी। हम तवील चक्कर काटकर जब लाइट्स कर्टेज के अक्कब में दूर से गुजरने वाली नाहमवार सड़क पर पहुंचे तो दूर ही से उस समत में आग और धुएं के कसीफ बादल उमड़ते नजर आए। तमाकों का तवील सिलसिला अपनी पूरी घन गरज दिखाकर मौकूफ हो चुका था। गाड़ी के शहरी हदूद में दाखिल होते ही पजीरों के डैशबोर्ड से अचानक किसी लासिल्की मवासलाती राब्ते पर एक भारी आवाज सुनाई दी तो मैं चौंक पड़ा। पूरे सफर के दौरान में मैंने ये बात महसूस ही नहीं की थी कि इस गाड़ी में ट्रांसमीटर रिसीवर भी सेट नस्ब किया गया था। मेरी और वीरा की निगाहें चार हुई तो वो मुस्कुराती। शायद हलचल शुरू हो गई है। मैं जवाब में कुछ न बोला और वीरा ने हाथ बढ़ाकर ऑपरेटर्स की आवाज बढ़ा दी। वो हुम बुड़बड़ाहट वाज़ेह होती ही मैं संभल कर बैठ गया, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई मर्द वीरा के लिए कॉल कर रहा था। लैरी कॉलिंग शुगर क्वीन ओवर, लैरी टू शुगर क्वीन ओवर। वो वक्फे वक्फे से दोहरा रहा था और ऑपरेटर्स पर अपना नाम सुनकर वीरा के चेहरे पर तफक्कुर के साए फैल गए थे। खुद मेरे लिए भी ये नाम नया है। वो तशवीश आमेज लहजे में बोली। जाहिर है तंजीम ही का कोई कारिंदा होगा। आखिर उसे अचानक ही मेरी तलाश की क्या जरूरत पेश आ गई? जवाब तो वक्फा तवील होने से शुबहात जन्म ले सकते हैं। मैंने इस्तरारी तौर पर कहा। नहीं। उसने अपने सर को सख्ती से नफी में जुम्बिश देते हुए कहा। जवाब देकर मैं अपनी जात को अफवाहों का मरकज नहीं बना सकती। जवाब देकर मैं ये तस्लीम करूंगी कि कार्टेज की तबाही के वक्त मैं बाहर सफर कर रही थी। ये हकीकत तो वैसे भी छुपाई नहीं जा सकती।
मैंने उसे आगाह करते हुए कहा, हो सकता है कि पहले तुम्हारे होटल से रजू किया गया हो। कमरा खाली होने की इत्तला के बाद शायद ये भी चेक कर लिया गया हो कि पजेरो होटल की पार्किंग लॉट में मौजूद नहीं है। मेरी दानिश में खामोशी इख्तियार करना खतरनाक हो सकता है, तुम्हें जवाब देना चाहिए। वो चंद सानियों तक तजब्ज़ुब में पड़ी रही। उस दौरान में तवील वक्फे से उसके लिए पैगाम नशर होता रहा। आखिरकार उसने डैशबोर्ड के नीचे एक खुफिया खाने में हाथ डालकर माउथपीस निकाल लिया, जो लचकदार तार के साथ ऑपरेटर्स के सर्किट से मुंसलिक था। शुगर कीन रिसीविंग लैरी ओवर। ऑपरेटर्स पर दूसरी तरफ से सकूत चाहते ही वीरा ने माउथपीस में लगा हुआ कॉल बटन दबाकर अपनी तहक्कुम अमेज आवाज में कहा तो उसके लहजे में तफक्कुर या बेएतमादी का शायबा तक नहीं था। XL3 कोड 1। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने शायद अपने शरारती कोड अदा किया था। मामला बहुत आम है, अपना कोड दोहराओ ओवर। फाल्कन 4 ओवर। इस बार वीरा के लहजे में हल्की सी तब्दीली रूनुमा हुई, जिससे अंदाजा हुआ कि लैरी अगर वीरा से बरतर नहीं तो कम अज कम उसका हम रुतबा जरूर था। नंबर 1 से बुरी खबर मिली है, कहीं कुछ धमाके सुने गए थे। बोलने वाले ने उसी कदर बताया था कि रब्ता मुनक़ता हो गया। कोशिश के बावजूद तीनों में से किसी फ्रिक्वेंसी पर वहां से रब्ता पैदा नहीं किया जा सका ओवर। कोई बड़ी गड़बड़ हुई है? वीरा की अदाकारी काबिल रश्क थी, वो आवाज से बहुत मुतफक्किर नजर आने लगी थी। लेकिन तुम्हें मालूम है कि मैं नंबर 1 के मामलात से बिल्कुल लाताल्लुक हूँ। ये किस्सा तुम्हें खुद ही संभालना होगा ओवर। मुझे 10:30 बजे एक सफारत खाने के मिलिट्री अताशी से मिलना है। पके चारों शहर से बाहर हैं, दे दे के बस तुम ही रह जाती हो। मैं काफी देर से राब्ते की कोशिश कर रहा था ओवर। मैं भी गाड़ी में सवार हुई हूँ। वीरा ने खूबसूरती के साथ राब्ते में ताखीर का जवाब पेश कर दिया। मैं नंबर 1 के मामले में बिल्कुल अंधेरे में हूँ। तुम मुझसे क्या चाह रहे हो ओवर। नंबर 1 का चार्ज बड़ा रास्त मेरे पास है। मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हें सिर्फ इतना काम सौंप रहा हूँ कि उधर की खैर खैरियत लो। हालात और जरूरत के पेश नजर तुम्हें हर फैसले की पूरी आजादी होगी ओवर। वहां का कमांडिंग अफीसर कौन है इस वक्त ओवर। वीरा ने तजाहिल और फाना से काम लेते हुए सवाल किया। डिसूजा है। शायद 2-3 रोज पहले ही तुमने ब्लू बेल के कोड से टैनी को उसके पास भेजा था ओवर। उसकी जुबान से अपना नाम सुनकर मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो जो कोई भी था अपने मामलात से पूरी तरह बाखबर मालूम होता था। वीरा नमानी खेज अंदाज में मेरी तरफ देखा और अंगूठे से माउथ पीस का बटन दबाकर बोली, मैं देख लेती हूँ, लेकिन फिर बता रही हूँ कि मेरी मुदाखलत की पूरी जिम्मेदारी तुम पर होगी ओवर। थैंक यू। आवाज तो शुक्र आमेज थी, जैसे उसके सर से कोई बड़ा बोझ हट गया हो। तुम मुझसे 11:30 के बाद राब्ता कायम कर सकती हो। मेरी मीटिंग अगर बहुत अहम न होती तो मैं तुम्हें जहमत न देता ओवर एंड ऑल। वीरा ने गहरा सांस लेकर माउथ पीस खुफिया खाने में वापस रख दिया। कौन था? वीरा के फारिग होते ही मैंने सवाल कर डाला, क्योंकि इब्तिदा में वो लैरी के नाम से अपनी राइल में जाहिर कर चुकी थी, जबकि बाद की गुफ्तगू से जाहिर हुआ था कि वो दोनों एक दूसरे से बखूबी वाकिफ थे। वान होफ। उसने सड़क पर से निगाहें हटाए बगैर कहा, मकामी बड़ों में से एक है, अमलन सबसे अहम हैसियत का मालिक है। लेकिन वो लैरी के नाम से कॉल कर रहा था। उसे हर बार नाम और आवाज बदलने का खब्त है। वो नागवारी के साथ बोली ताकि कोई पैगाम पकड़ा भी जाए तो उसकी जात बेनकाब न हो सके। इस वक्त भी वो असल आवाज में नहीं बोल रहा था। हम लोगों के माहिर राब्ते में सारी अहमियत शनाख्ती कोड की होती है। उसके बगैर मेरे फरिश्ते भी उसे शिनाख्त न कर सकते। वो बाकी किन चारों की बात कर रहा था? मैं तंजीम के बारे में अंदर की बातें मालूम करने का वो मौका ज़ाया नहीं करना चाहता था। तुम्हारे मुल्क में यही 5 तंजीम का सारा काम चला रहे। हर एक की जिम्मेदारियां मुख्तलिफ और मुतय्यन हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे के शोबे से पूरी तरह बाखबर नहीं है। हेरोइन की सारी खरीद फरोख्त शायद वान होफ के ही जिम्मे होगी। तुम सब कुछ एक दफा में क्यों जान लेना चाहते हो? उसने चिढ़ कर कहा। कुछ देर मुझे खामोश रहकर सोचने दो कि अब क्या करना चाहिए। सोचना क्या है? मुझे रास्ते में कहीं उतार कर वापस चले जाओ। अच्छा है कि अपना कारनामा करीब से देख सकोगी। तुम्हें तजस्सुस भी था इस बारे में। मैंने अपने तजस्सुस का गला घोंटते हुए फौरन गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया। मामला इतना सीधा नहीं है। वो मुतफक्कर नजर आने लगी थी। ये मुझे घेरने की कोशिश भी हो सकती है। वो कैसे? मैंने हैरत के साथ सवाल किया। वान होफ बहुत कीना परवर आदमी है। वो तंजीम में न जाने कितनों को रोनता हुआ अपने मौजूदा मकाम तक पहुंचा है। उसका रिकॉर्ड है कि वो हमेशा अपने बड़ों की टो में रहा है और उनकी मामूली सी लफ्ज़ पर तंजीम के मफाद के नाम पर सफाकाना कार्रवाई कर गुजरा है, और ऐसी हर कार्रवाई पर वो तरक्की पाता रहा है। तो क्या तंजीम का सरबराह इतना अंधा है कि मफाद परस्ती और खलूस में तमीज़ नहीं कर सकता? मैंने हैरत से पूछा। उसके नज़दीक तंजीम अफराद पर फोकियत रखती है, और वान होफ की खुशनसीबी है कि उसने हर मौका पर तंजीम को नुकसानात से बचाया है। शायद वो गिनती के उन चंद लोगों में से है जो मनसब में बहुत नीचे होने के बावजूद बराह रास्त सरबराह से राब्ता कायम कर सकते हैं। लेकिन उसे तुमसे क्या परखाश हो सकती है? सामने की बात है, मैं जिमी लॉयड की बेटी होने का दावा करती रही हूँ, और शायद सभी मेरे और उसके नाजायज रिश्ते पर यकीन रखते हैं, क्योंकि तंजीम में मुझे बहुत तेजी के साथ तरक्की मिली है। लोग जहनी तौर पर यह बात कबूल करते जा रहे हैं कि जिमी लॉयड की जानशी मैं ही करार पाऊंगी। अगर मैं राह से हटा दी जाती हूँ तो वान होफ का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन वो तुम्हें घेरने की जुरात कैसे करेगा? मेरे लिए वीरा के शुबहात काबिल कबूल नहीं थे। जुरात नहीं, साजिश कहो साजिश। वो बोली, अब जरा गौर करो कि लॉयड्स का टीच तबाह हो चुका है। वहाँ शायद ही कोई जीरूत जिंदा बच सका। वो इलाका मेरे लिए ममनू था, लेकिन वान होफ मुझे बहला फिसला कर वहाँ भेजने में कामयाब हो जाता है।
और वहीं उसका कोई बाएतमाद साथी या वो खुद किसी तरह मुझे मौत के घाट उतार देता है। इस तरह एक बहुत मुअस्सर और सीधी सादी कहानी बन जाती है कि मैंने लॉयड्स कॉटेज को तबाह कर डाला, लेकिन वारदात के बाद जाए हादसा से फरार होते हुए किसी बच जाने वाले की इंतकामी कार्रवाई का निशाना बन गई। पहली बात तो ये कि तुम लॉयड्स कॉटेज के जुमला मकीनों की मौत के बारे में इस कदर पुरयकीन क्यों हो, मैंने सवाल किया। इसलिए कि इमारत को लाहक असल खतरे से तुम अभी तक लाइल हो, उसने इंकशाफ किया। किसी बुरी घड़ी पर हर सबूत तलब कर देने के ख्याल से लॉयड्स कॉटेज की वसी तामीरात में खुफिया डायनामाइट का एक ताकतवर जाल बिछा हुआ है जो एक मरकजी स्विच से मुल्हिक है और इशारा करते ही वहां सब कुछ तहस नहस हो सकता है। किसी को इल्म नहीं कि वो स्विच कहाँ है, ये राज सिर्फ वान हूफ को मालूम है। मुझे पूरा यकीन है कि खुफिया तहखानों में होने वाले बदतरीन धमाकों के नतीजे में डायनामाइट सर्किट के तार कहीं न कहीं शार्ट हो गए होंगे और लॉयड्स कॉटेज के चिप्पे चिप्पे पर तबाही फैल गई होगी। ओह, मैं बेचार एक गहरा सांस लेकर रह गया। मेरा हर लम्हा मुझे एक नई हैरत से दो चार कर रही थी क्योंकि तंजीम के बारे में उसकी मालूमात काबिल रश्क थी। ये बात तुमने अब तक मुझसे छुपाए रखी थी। मैंने उससे शिकायतें ले जमे कहा, तुम्हारे लिए इससे क्या फर्क पड़ता। वो बोली, तुम तो खुद हालात को एक ऐसे मोड़ पर ले आए थे कि मैं खुद उन पुरशिकू तामीरात को खंडर कर देने पर मजबूर हो गई थी। दूसरी बात यह कि धमाके और तुम पर कातलाना हमले के दरमियान तवील वक्फे का जवाब क्या होगा। इतनी बड़ी बर्बादी में शायद किसी को इस मामूली नुक्ते का ख्याल भी ना आता। फिर फरार तो वारदात के बाद किसी भी वक्त हुआ जा सकता था। कलीदी नुक्ता यह होगा कि मेरी लाश वहीं से बरामद हुई हो। ये सब जानते बूझते भी तुम मुझसे इकरार कर बैठी। यही तो उसका कमाल है कि उसने जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल दी। उन नाजुक लम्हात में उसकी बात टुकरा कर मैं सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लेती। ये गुफ्तगू तुम दोनों तक ही तो महदूद नहीं रही होगी, हर उस शख्स ने सुनी होगी जिसके पास इस फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाला ऑपरेटर्स होगा। हमारा मवासलाती निज़ाम बहुत मुस्तहकम है। ये ट्रांसमीटर सिर्फ 5 बड़ों के पास है। यह छठा इस VIP जीप में नस्ब है जो इन 5 के अलावा सिर्फ मेरे इस्तेमाल में आती है, वरना मकफिल रहती है। पानहूफ के बकौल 4 बड़े शहर से बाहर है, लिहाजा इस गुफ्तगू का कोई गवाह नहीं होगा। लिहाजा तुम आसानी से उसे कोरा जवाब दे सकती थी। काश मैं ऐसा कर सकती। तो ठंडा सांस लेकर बोली, ये सब तुम इसलिए कह रहे हो कि वान हूफ से नवाकिफ हो। वो अपनी नस्ल का अकलौता शाहकार है। अगर वह वाकई बदनीति पर तुला हुआ है तो उसने पूरी गुफ्तगू रिकॉर्ड की होगी। मेरे इनकार या इकरार के बावजूद उधर न जाने की सूरत में रिकॉर्ड को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा और अगर मैं उसकी साजिश का शिकार होगी तो वह खामोशी के साथ रिकॉर्ड तलब कर देगा। किसी को भनक भी न मिल सकेगी कि मैं उसी के मां पर लॉयड्स कॉटेज की तरफ गई थी। बहुत खबीस है वो। फिर अब तुम क्या सोच रही हो? मैं उसे मायूस नहीं करूंगी, वो पुरतमाद लेजम बोली। यानी लॉयड्स कॉटेज की तरफ जाओगी? हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं वहां कुछ भी न कर सकूंगी, लेकिन उससे गुफ्तगू करने से पहले जाए वारदात का बचश्मे खुद मुशाहिदा करना जरूरी है ताकि उसे मुतमईन कर सकूं। वजह उसके आदमी वहां पजीरों की घात में बैठे होंगे, मगर मैं पजीरों तुम्हारे पास छोड़कर टैक्सी से जाऊंगी। उन्हें मेरी हवा भी न लग सकेगी, मगर मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मैं हरगिज न ले जाऊंगी। तुम्हारा साया भी वहां देख लिया गया तो मेरे ऊपर आफत आ जाएगी। बेहतर यही होगा कि वापसी पर पजीरों मेरे हवाले करके तुम रोपोश हो जाओ ताकि तुम्हारे बारे में यह फर्ज कर लिया जाए कि तुम भी लॉयड्स कॉटेज के हादसे का शिकार हो गए हो। उसकी हर बात मुदल्लल और मुंतकी थी। वह अपने लोगों को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए मैंने आफित उसी में समझी कि वह जो कुछ कह रही थी उस पर बेचूचुरा अमल किया जाए, वरना उसके साथ तो जो होती सो होती। मेरे सितारे भी गर्दिश में आ सकते थे। 1 घंटे बाद उसकी वापसी के इंतजार में मीनार पाकिस्तान के करीब इंतजार का प्रोग्राम तय हो जाने के बाद लोअर माल रोड पर उसने पजीरों एक तरफ रोककर ड्राइविंग सीट छोड़ दी और मैंने उसे अलविदा कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसे सारे इम्कानी खतरात से वाकिफ होने के बावजूद जिस हौसले और बेखौफी के साथ लॉयड्स कॉटेज की तरफ जाने का फैसला किया था, उसके बिना पर मेरे दिल में पहली बार उस दलेर लड़की के लिए इज्जत का एहसास जाग उठा था। हालात मखदूश थे और मेरे जहन में एक अंदेशा ये भी था कि कहीं पजीरो पहचान न ली जाए, क्योंकि इन दिनों लाहौर में वो बेशकीमत गाड़ी शाज़ो नादरी नजर आती थी। लिहाजा मैं शहर में आवारा गर्दी करने की बजाय बराह रास्त मीनार पाकिस्तान की तरफ ही रवाना हो गया। मेरा ख्याल था कि मैं वहां अपना वक्त बेखतर होकर गुजार सकूंगा। तंजीम से बगावत की राह इख्तियार करते हुए मैं तसव्वुर भी नहीं कर सका था कि मैं तनहा मुजरमों की किसी आलमी तंजीम से भिड़ने का खतरा मोल ले रहा हूँ। बज़ाहिर बस इतनी सी बात नजर आई थी कि ईंटों को मौत के घाट उतारकर हेरोइन की तिजारत करने वालों की इस मकरू टोले को निस्तु नाबूद कर दिया जाए। फिर पेशकदमी के साथ नित नए भेद खुलते चले गए। जिन मुहिम के जल्द ही सिमट जाने की उम्मीद थी, उसकी इब्तिदा ऐसी पुरपीच हुई कि एक गुत्थी सुलझने से पहले 4 नए मसले उठ खड़े हुए थे। कराची में जीवा हाउस की तबाही के बाद तंजीम के कई अहम मोरे मेरे हाथों मारे गए, हत्ता कि A2 भी मेरी नजरों के सामने वीरा की सजा का शिकार होकर फना हो गया। लेकिन तंजीम की जड़ें बदस्तूर फूल फल रही थी। हालात ने कुछ ऐसे बेतुके अंदाज में फैलाव इख्तियार किया था कि एक तरफ गजाला वीरा लॉयड की असीर होकर समंदर पार पहुंचा दी गई थी, दूसरी तरफ सुल्तान शाह कराची में भटक रहा था। लाहौर की सूरत हाल ये थी कि लॉयड्स कॉटेज की मुकम्मल बर्बादी के बावजूद यह बावर करना मुश्किल नजर आ रहा था कि सारी खराबियों का सद्देबाब हो चुका था।
सुल्तान शाह का ख्याल आते ही मुझे वो फुर्सत गनीमत मालूम हुई और मैं वहां से किसी पब्लिक कॉल ऑफिस की तलाश में निकल खड़ा हुआ। गोवा मुझे कराची से लाहौर आए हुए चंद ही दिन हुए थे, लेकिन तेजी से पेश आते हुए वाकयात की रूह में बहते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कराची से राब्ता टूटे एक मुद्दत बीत गई है। फोन पर राब्ता कायम होते ही मेरे कानों में गजाला के बाप की शिकस्ता और कमजोर सी आवाज आई थी। फिर मेरी आवाज पहचान कर कर्नल के तुजब के सारे बंधन टूट गए और मैं किसी मुजरिम की तरह खामोशी के साथ रिसीवर कान से लगाए कर्नल की रुदी हुई आवाज में गजाला के बारे में बहुत कुछ सुनता रहा। वो जवान बेटी का बूढ़ा बाप था, बीवी कोकीन के एडिक्शन में मुब्तला थी। जवान बेटा मुद्दतों से फातुल अक्ल रहने के बाद अकबर की इलाजगाह में बतदरीज सेहतयाब हो रहा था। लिहाजा गजाला की नागहानी गुमशुदगी पर कर्नल का कर्ब मेरे लिए काबिल फहम था। कर्नल के इर्द कोई भी तो ऐसा नहीं था जिससे वो बेचारा दिल की भड़ास निकालता। लिहाजा मैंने उससे दरमियान में टोकना मुनासिब न समझा। जब उसके सारे गिले शिकवे पूरे हुए तो मैंने उसे बताया कि गजाला बदस्तूर किसी की कैदी थी, लेकिन उसके साथ पूरी तरह इज्जत और एहतराम का सलूक किया जा रहा था। हिम्मत करने के बावजूद मैं उसे ये न बता सका कि उसकी चहेती बेटी उससे हजारों मील दूर इंग्लिस्तान की सरजमीन पर पहुंचाई जा चुकी थी। कर्नल की जज्बाती कैफियत का अंदाजा करते हुए मुझे पूरा यकीन था कि वो ये खबर हरगिज बर्दाश्त न कर सकेगा। सब कुछ ठीक है बेटे, लेकिन ये तो बताओ कि गजाला हमें कब नजर आएगी, हमारी बेटी हमें कब मिलेगी। अब तो उसके इंतजार में आंखें भी पथराने लगी हैं। वो दर्दनाक आवाज में फोन पर गिड़गिड़ा रहा था। आप सब्र सुकून से काम ले कर्नल, मैंने कमजोर लहजे में कहा। मेरी पूरी कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द आपसे मिले। उसकी तलाश के बारे में सुल्तान शाह को कुछ काम बता कर आया था, पता नहीं उसे किस हद तक कामयाबी हासिल हुई है। मैंने लतीफ पैराए में गुफ्तगू का रुख सुल्तान शाह की जात की तरफ घुमाते हुए कहा, तलाश। मेरी बात पूरी होते रिसीवर पर कर्नल की जहर खुदाज चीख उभरी थी। तो अभी तक उसकी तलाश ही जारी है। वो कैसे और कहां से मिलेगी मेरे बच्चे? मैं तो रो रो कर अंधा हो जाऊंगा। सब कुछ मालूम है, मैंने सब्र से काम लेते हुए कहा। यह भी मालूम है कि वो एक औरत की कैद में है, लेकिन वो चंद शराइत पूरी हुए बगैर उसे रिहा न करने पर अड़ी हुई है। अगर ये मालूम हो जाए कि गजाला को कहाँ रखा गया है तो हम उस औरत की मर्जी की परवाह किए बगैर गजाला को रिहा करवा सकते हैं। पूरी कर दो, उस औरत की हर शर्त पूरी कर दो। पैसे की कमी है तो मुझे बताओ, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, अपने आप को नीलाम कर दूंगा, मगर मुझे मेरी गजाला वापस ला दो। कर्नल की वो कैफियत हर एतबार से काबिल फहम थी और जज्बाती एतबार से काबिल कबूल भी, लेकिन नीलाम के बारे में कही हुई उसकी बात मेरी तबीयत पर बहुत करा गुजरी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये नौबत आ भी गई तो कोई बुड्ढे को 2 रुपए किलो के हिसाब से भी नहीं खरीदेगा, मगर मैंने उस मौजू को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं जरा सुल्तान शाह से मालूम करना चाहता हूँ कि उसने क्या किया है। अभी बुलाता हूँ। कर्नल की रुंधी हुई आवाज उभरी। वही तो एक बेचारा मेरा मुअन्नस से कम खबर रह गया है। मेरे साथ बैठा 8-8 आंसू रोता रहता है, वरना मैं तो शायद घुट कर बिल्कुल मर गया होता। चंद सानी के सुकूत के बाद रिसीवर पर सुल्तान शाह की मुसर्रत से मगलूब आवाज सुनाई दी थी। अपने लेजे को लगाम दो सुल्तान शाह, बुड्ढा शायद तुम्हारे करीब ही मौजूद होगा। अभी वो अंदर क्या है, खुदा के लिए उसके वास्ते कुछ कर गुजरो, वरना ये मुझे पागल कर देगा। दिन भर में 20 मरतबा गले मिल मिल कर रोता है। आज से तो औरतों की तरह बयान भी करने लगा है। उसी वक्त काउंटर पर कुछ और लोग भी आ खड़े हुए थे। लिहाजा मैंने इख्तिसार से काम लेते हुए सवाल किया, तुम्हारा क्या रहा? बगैर रुके बोलते जाओ, मैं पब्लिक कॉल ऑफिस से बात कर रहा हूँ। वो फौरन मेरी बात समझ गया। हर तरफ नाकामी हुई है। भाभी का पूरे शहर में कहीं सुराग नहीं मिल सका। शुगर क्वीन भी कल से अचानक गायब है। तुम्हारे जाते ही यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे लिए बाहर का हर काम खत्म हो गया। कल किसी ने रक्षी को बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला। बिल्कुल यूं मालूम होता था जैसे किसी भूखे दरिंदे ने अपने दांतों से उसका बदन फंपोड़ा हो। रक्षी के बारे में वो इतला मेरे लिए गैर मुतवक्का नहीं थी। ज़ाती मामलात में वो दूसरों को ज़हनी एज़ा पहुंचाकर सुकून महसूस करने वालों में से थी। मुख्तलिफ मर्दों में अपने बारे में आतिशोक भड़काकर हारने वालों के एहसास से बेबसी और जल्लाट से लुत्फ अंदोज होने की आदत थी। अगर उसे किसी ऐसी शख्स ने मार डाला था तो मुझे कोई हैरत नहीं थी। तुम फौरी तौर पर एक लंबे सफर की तैयारी शुरू कर दो। मैं किसी भी वक्त तुम्हारे पास पहुंच सकता हूँ। ठीक है, वक्त हो तो सलमा को भी फोन कर लेना। वो हर रोज तुम्हारे बारे में दिमाग चाटती रहती है। मेरे बाद आने वाले मेरी तूल पकड़ती गुफ्तगू से नाला नजर आ रहे थे। लिहाजा मैंने फौरी तौर पर गुफ्तगू खत्म करके सिलसिला मुनक़ता किया और रकम अदा करके बाहर आ गया। मेरा मुकर्रर वक्त पर वापस लौट आई। उसके चेहरे से तकान का इज़हार हो रहा था। मैंने उसके सवार होते ही इंजन स्टार्ट करके पजीरो आगे बढ़ा दी। सब कुछ खंडर होकर रह गया। वो कदरे अफसरदा लहजे में बोली, वहाँ हजारों तमाशाइयों का अज़दहम हो गया है। पुलिस और अमदादी अमले की भी कसरत है। धमाकों की शिद्दत के बाद दूर दूर तक नजर आने वाले शोधों ने हर एक को उधर मुतवज्जा कर लिया। वो कलानवा फसील और देव हैकल मशीनी फाटक, मैंने सवाल किया। सब तबाह हो गया। खंडरा से जा बजा मलबे में दबे हुए लोगों की चीखों पुकार सुनाई दे रही है। वहाँ कयामत का समय है। वो वसी रकबा किसी मैदान जंग का ससमा पिच कर रहा है। तुम्हारा किसी से टकराव तो नहीं हुआ? मैंने कदनुमा आईने का जाविया दुरुस्त करते हुए सवाल किया। नहीं, लेकिन मैंने एक गाड़ी पहचान ली। सुर्ख रंग की वो कार वानहूफ के एक मकामी दस्तराज नासर की मलकियत है। कार शहर से लाइट काटेज जाने वाले रास्ते पर अंधेरे में खड़ी हुई थी। अंदर कोई मौजूद भी था, लेकिन तारीकी के बायस में उसे पहचान ना सकी। तो क्या गाड़ी बहुत दूर खड़ी हुई थी? नहीं, मलबे के करीब ही थी। वो मेरे सवाल का मकसद भांपते हुए बोली,
लेकिन शोलों की रोशनी कसीफ धुएं की वजह से दब कर रह गई है, वरना शनाख्त के लिए वही इनकास काफी होता। उसे अपने पीछे तो नहीं लगा लाई हो? मैंने कदम आईने में पीछे आने वाली एक कार के हेडलैम्प का जायजा लेते हुए पूछा। नहीं। उसने हैरत और बेयकीनी के साथ कहा, क्या कोई पीछे आ रहा है? शुबा हो रहा है, अभी देख लेते हैं, मैंने धीमे से कहा। नामुमकिन, वो बड़बड़ाई, वो मेरी झलक भी ना देख पाया होगा। मैंने फौरन ही गाड़ी मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर घुमाना शुरू कर दी, मगर वो रोशनी अब मुसलसल पीछे लगी नहीं और बिलाकर एक सीधी सड़क पर मैं निकला। उस घुमाव फिराव में मैं देख लेने में कामयाब हो गया था कि उस कार का रंग सफेद था। मैं रास्ते भर पीछे का जायजा लेती हुई आई थी। वो बोली, सड़क दूर दूर तक साफ पड़ी हुई थी, फिर ये कहां से हमारे पीछे लग गया? इस गाड़ी का रंग भी सफेद है, जबकि नासर की कार सुर्ख रंग की थी। हो सकता है ये मीनार पाकिस्तान से पीछे लगा हो। मैंने ख्याल जाहिर किया, वानूफ अगर इसी कदर बदनीयत आदमी है तो पजीरों की तलाश में भी अपने आदमी छोड़ सकता है। अब तुम अपना पिस्तौल संभाल लो, उसका वार कारगर होने से पहले हमें उसको घेरना होगा। ये ख्याल रखना कि वो भी नाहत्ता न होगा। मैं अपने जहन में हिकमत अमली मुरतब करते हुए वीरान सड़क पर पजीरो ड्राइव करता रहा। फिर चौराहा आते ही मैंने बाईं तरफ मुड़ने का सिग्नल रोशन करते हुए रफ्तार सुस्त कर दी। ताकुब करने वाली कार की रफ्तार भी धीमी हुई, लेकिन उस स्ना में दोनों का दरमियानी फासला कुछ कम हो चुका था। उसने अपनी कार का इंडिकेटर रोशन नहीं किया था। आखिरी लम्हे पर मैंने बाईं तरफ मुड़ने की बजाय बहुत तेजी के साथ यू टर्न लिया था और सफेद कार का निशाना लेकर पजीरो की तरफ बढ़ाता ले चला गया था। मेरी उस हरकत पर सफेद कार पहले रुकी थी, लेकिन पजीरो को मौत की तरह अपनी तरफ बढ़ते देखकर उस कार वाले ने यक बयक इतनी तेजी के साथ गाड़ी आगे बढ़ाई थी कि उसके टायर सड़क पर चीख उठे थे। यूं ही वो कार जद में आई। वीरा ने फुर्ती के साथ हाथ बाहर निकालकर गोली चलाती और अगली कार उछलने लगी। उसे असना में मैं दूसरा यू टर्न लेकर सफेद कार के पीछे हो लिया था। ये यकीन हो चुका था कि उस कार में सिर्फ एक ही आदमी मौजूद था। उसका अगला टायर फटा है, वो ज्यादा देर तक स्टीयरिंग न संभाल सकेगा। वीरा ने मुझे आगाह किया। सूरत हाल की नजाकत का अंदाजा लगाते ही सफेद कार वाले ने ब्रेक लगाए, फिर अपनी कार के पूरी तरह रुकने का इंतजार किए बगैर रेंगती हुई कार से सड़क पर कूद गया। मैंने पजीरो सफेद कार के दाहिनी जानिब से आगे निकालना चाहिए, लेकिन स्टीयरिंग पर गिरफ्त खत्म होने और दाहिनी तरफ का अगला टायर फटा हुआ होने के बायस रेंगती हुई कार रुकते रुकते पूरी तरह उसी समत में घूमकर एन सड़क के वस्त में आकर पजीरो की राह में हायल हो गई थी और उसमें से उतरने वाला दाहिनी समत की ढलान में किसी छलावे की तरह पूरी कुव्वत से तोड़ रहा था। राह मजदूद पाकर वीरा मेरे रोकते रोकते भी पिस्तौल समेत नीचे उतर गई और भागने वाले को ललकारते हुए उसके ताक़ुब में हुई। मुझे अंदाजा था कि भागने वाला गैर मुसल्ला न होगा। अगर वो भागते भागते वीरा को तनहा देखकर पलट पड़ता तो उसे अपने असलहा से जख्मी भी कर सकता था। लिहाजा ने पजीरो मोड़कर कच्चे में उतार दी और पलक झपकने में वीरा से आगे निकल गया। अपने पीछे इंजन की ताकत और गुरार सुनकर भागने वाले को मौत सर पर मंडलाती हुई नजर आने लगी और उसने लहजा भर के लिए रुककर अंधाधुंध पजीरो पर 2 फायर चौक मारे, जो उसकी बुखलाहट के सबब फिजा में तैर गए। उस नाकामी के बाद उसने कोई चारा न देखकर एक करीबी कड़े में छलांग लगा दी थी। मैं पजीरो रोककर नीचे उतरा, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। अंधेरे गड़े से वो बासानी मुझे निशाना बना सकता था। उसी स्ना में वीरा भी मेरे पास आ पहुंची। दोनों हाथ उठाकर गड़े से बाहर आ जाओ, वरना हम जीप अंदर धकेल देंगे। मैंने सर्द लहजे में कहा, लेकिन वो जवाब दिए बगैर खामोशी के साथ अपनी कमीनगाह में दुबका बैठा रहा। वीरा ने कई बड़े पत्थर उठाकर एक साथ कड़े में उछाल दिए। जवाब में उसकी हुर्रारनुमा चीख सुनाई दी थी। शायद वो किसी पत्थर की जद में आ गया था। इसे यूं ही संसार किए देते हैं। वीरा ने उसे सुनाने के लिए ऊंची आवाज में ये कहते हुए दोबारा कुछ पत्थर फेंके और इस बार गड़े का कैदी बुलबुला उठा। ठहरो, वो बुखलाई हुई आवाज में बोला था। अगर तुम जान बख्शी का वादा करो तो मैं बाहर आ जाता हूँ। कोई वादा नहीं करेंगे, वीरा को राय। आना है तो आओ, वरना संगबारी में अब हम बड़े पत्थर इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बार मैंने भी वीरा का साथ दिया था। इस मरतबा उसकी चीखें बहुत करीहा थी और वह अवेला मचाता हुआ बाहर आने पर मजबूर हो गया था। उसकी किसी इम्कानी शरारत के खतरे के पेश नजर हम दोनों गाड़ी की ओट में हो गए थे। वो बाहर आया, फिर जितनी देर में हम तारों की चाव में गाड़ी की आड़ से निकलकर सामने आते, उसने मैदान साफ पाकर एक बार फिर तोड़ लगा दी, लेकिन इस बार वो अपनी सख्त चाहने के बावजूद ज्यादा दूर निकलने में कामयाब न हो सका। मैंने फौरन इन 2-3 जस्तों में उसे पीछे से चाल लिया। उसने फौरन वैश्याना अंदाज में मुझसे उलझ जाना चाहा था, लेकिन मैंने उसे पकड़ते साथ ही मुक्कों से उसे फेंकना शुरू कर दिया था। उसी जद्दोजहद में उसके हाथ से रिवाल्वर भी कहीं गिर गया था। आखिरकार उसने हाँफते हुए हाथ पैर डाल दिए। सड़क के दरमियान आड़ी होकर खड़ी हुई उसकी कार की वजह से हमारा ज्यादा देर तक वहां ठहरना सूदमंद नहीं था। फिरान सड़क पर कोई भी सवारी आ निकलती तो रास्ता मसदूद देखकर कच्चे मैदान में खड़ी हुई हमारी गाड़ी की तरफ मुतवज्जा होना लाजमी अमर था। लिहाजा हम दोनों ने उसकी तलाशी लेकर उसे पजीरों की पिछली नशिस्त पर डाल दिया। मैं उसके पास बराबर में बैठा था और उस बार ड्राइविंग सीट फिरान ने संभाली थी। जरा भी चूं चरा की तो यही गोली मार दूंगा, मैंने अपने पिस्तौल के नाल उसकी पसलियों में डालते हुए कहा। इस दौरान में मैं ये देख चुका था कि संगबारी और मारधाड़ की वजह से वो खासा जख्मी हो चुका था। तो तुम लोग मुझसे सरासर ज्यादती कर रहे हो, वामते हुए बोला। हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? मैंने दुरुस्त लहजे में सवाल किया। मुझे शहर में उस नंबर की गाड़ी का सुराग लगाकर उस पर निगाह रखने की हदायत की गई थी। उसने झिझकते हुए कहा। हदायत देने वाला कौन था?
मैंने उसकी पसलियों में पिस्तौल की नाल का दबाव बढ़ाते हुए सवाल किया। नासिर, उसने हकलाते हुए कहा। गाड़ी मिल जाने के बाद मुझे पहली फुर्सत में उसे मुतल्ला करना था। तलाश का हुक्म कब मिला था? ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे पहले की बात है। मीनार के पास गाड़ी देखते ही मैं वहीं रुक गया था। उसे इत्तला देने का जरिया क्या होता? फोन। वो गहरे गहरे सांस देते हुए बोला। उसने मुझे 2 नंबर दिए थे। पहला खुद उसका था, वो ना मिलता तो दूसरा नंबर डायल करके जो भी मिलता उसको ये इत्तला देकर अगली हदायत लेना थी। मेरी हदायत पर उसने अपनी जेबें टटोल कर कागज का एक पुर्जा मेरी तरफ बढ़ा दिया जिस पर दोनों फोन नंबर दे थे। मुझे यकीन था कि दूसरा नंबर वान होफ का होगा, तो हमारे लिए बिल्कुल गैर अहम और नकारा आदमी था। यह इम्कान भी था कि नासिर ने उसकी खिदमात मुआवजे पर हासिल की। ऐसी सूरत में मैं उसका खून बहाना नहीं चाहता था। उसे मौत का खौफ दिलाकर जब मैंने असाबी तौर पर बुरी तरह मफलूज कर दिया तो फिर हमने उसे रास्ते में उतारने का फैसला कर लिया, क्योंकि उस दौरान में वो अपनी जान बख्शी के एवज हमारा हर मुतालबा तस्लीम करने पर आमादा था। इब्तिदा में वीरा उसे भी खत्म कर देने पर तुली हुई थी, लेकिन मैं भयानक कश्तो खून से गुजरने के बाद अब उस मामले में मोहतात ही रहना चाहता था। आखिरकार चौबरजी से जरा पहले हमने गाड़ी रोककर एक फैरान मकाम पर उससे गुलू खुलासी हासिल कर ली। देख लिया। चंद सानियों तक खामोशी से ड्राइविंग करते रहने के बाद वीरा तल्ख लहजे में बोली। सब गाड़ियां उसी एक सम का तयन कर रही है जिसकी निशानदेही मैं पहले ही कर चुकी थी। इन हालात में तुम्हारा होटल का रुख करना खतरनाक होगा। तुम्हें ठिकाना बदल लेना चाहिए, वरना वानहूफ इस सर्द जंग में कोई भी घटिया वार कर सकता है। दूसरी बात यह कि अब हमें फौरी तौर पर इस गाड़ी से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। हो सकता है कि नासिर ने उसकी तलाश में कुछ और लोग भी शहर में फैलाए हुए हो। तुम्हारी दोनों बातें दुरुस्त हैं। मैंने भी यही सोचा था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं वानहूफ से गुफ्तगू के बाद गाड़ी छोड़ दूंगी। मैं उसे जताना चाहती हूँ कि उसका खेल पूरी तरह बेनकाब हो गया है। बेहतर तो ये होगा कि दूसरे फ़ोन नंबर पर बात की जाए। मुझे यकीन है कि कॉल वानहूफ ही रिसीव करेगा। यह हरबा उसे बौखला कर रख देगा। अभी उसे इतना होशियार नहीं करूंगी तो मानी के लहजे में पूरी हो सकता है कि हमें उसको घेरना ही पड़ जाए। वो फ़ोन नंबर उसके ठिकाने की निशानदेही में काम आ सकता है। मैं सर हिला कर क्या उसका ख्याल दुरुस्त ही था। वानहूफ ने राब्ते के लिए 11:30 बजे के बाद का वक्त लिया था। लिहाजा शहर की सड़कों पर बेमकसद ड्राइविंग करके कोई खतरा मोल लेने के बजाय हमने गाड़ी शहर के एक ऐसे इलाके में रोक ली जहाँ किसी की निगाहों में आए बगैर हम मतलूबा वक्त गुजार सकते थे। वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा और मैं सिगरेटों पर सिगरेटें फूंकता रहा। फिर ठीक 11:30 बजे मैंने इंजन स्टार्ट करके पजीरो शहर की वीरान सड़कों पर सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ा दी। मेरा डैशबोर्ड के निचले खुफिया खाने से माउथ पीस निकालकर वानहूफ के लिए ट्रांसमीटर पर सिग्नल नशर करने लगी। डेडली बर्ड कॉलिंग फॉर लैरी, ओवर। मेरा लाइट ट्रांसमीटर के माउथ पीस को अपने दहाने की करीब लाकर थोड़े थोड़े वक्फे से खुश्क और संगीन लहजे में वो पैगाम नशर करके ऑपरेटर्स पर जवाबी इशारे की मुंतज़िर थी। लेकिन दूसरी तरफ एक मुसलसल सा सन्नाटा छाया होता। ऑपरेटर के हिस्सास स्पीकर पर बस रेडियाई लहरों का घटता बढ़ता शोर सुनाई दे रहा था। उसकी कई नाकाम कोशिशों के बाद गैर इरादी तौर पर मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे वीरा अपना पैगाम किसी ऐसी खलाई मुसाफिर के लिए नशर कर रही हो जिसका राकट शोमई तकदीर से उसे निशाने की बजाय खला की बेकरार वस्तु में किसी ब्लैक होल की जानिब ले गया हो, जहां भयानक कशिश शकल हर शोए को निकल जाती है। 11:30 बज जाने के बावजूद जवाब नहीं आया था। डेल्टी पार्ट मेरे जहन के किसी दूर उफ्तादा गोशे में गूंज उभरी और मैं अंग्रेजी जुबान के उन 2 अल्फाज की मानवियत में डूब गया। बचपन से ताहिर लाहूत के बारे में पढ़ता और सुनता आया था, लेकिन उसे कभी देख नहीं सका था। लेकिन वीरा को देख लेने के बाद जहन को उसके लिए एक मौजू से नाम की मुस्तकिल जस्तजू थी जिसे उसने खुद दूर कर दिया था। ताहिर मर्ग या मर्ग का परिंदा उसके लिए बहुत मौजू था जिसका इकरार वो खुद बाआवाज बुलंद कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कोई ना था जो मौत के परिंदे की आवाज का जवाब देता। परिंदे का उल्ट क्या होता है वीरा? उसके इन महक में वक्फा आते ही मैंने सवाल दाग दिया। गुफ्तगू उर्दू में शुरू हुई थी। चुपाया यानी वो जो उड़ ना सके। उसने कदरे मुतहयराना लहजे में कहा, ये क्या बेतुका सवाल कर बैठे हो तुम? वो भी उर्दू ही में बोली थी। मैं खिफत अमेज अंदाज में हंस दिया। ओह, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे उड़ने पर कोई एतराज नहीं है। उड़ने वालों का उलट क्या होता है? चाहे तुम थक गए हो। उसकी आवाज़ मुलामत आमेज थी। उड़ने वालों का उलट न उड़ने वाले होते हैं जो दरिंदे चरिंदे और छुपाए होते हैं, मगर इस वक्त उनका जिक्र तुम कहाँ से निकाल बैठे हो? शायद मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए। मैंने सर झटकते हुए कहा, मेरा मतलब था कि परिंदे की मादा क्या कहलाती है। तुम बिल्कुल ही कामर हो। अंधेरे में उसकी हुसीली आवाज़ उभरी। परिंदा बस परिंदा होता है, नर भी और मादा भी। परिंदी। मैं गहरा सांस लेकर बोला, किस कदर होलनाक उन्वान होगा। मौत की परिंदी उर्फ वीरा लाइट। अगर मैं आंखें बंद करके दांत भींच कर तेज के आलम में किसी स्टेनो को डिक्टेशन देना शुरू कर दूं तो तीसरे ही दिन एक शानदार नावल तैयार हो सकता है जिसका अगर अंग्रेजी में तर्जुमा हो जाए और वो छप भी जाए तो साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला नावल करार पाएगा। तर्जुमे की क्या जरूरत है? अंग्रेजी में बराह रास्त तबाजमाई क्यों नहीं करते? उसका लहजा शायद मजाक का ना था। कर सकता हूं, मगर अंग्रेजी के स्टेनो जज्बात से आ रही होते हैं। सीधे तरह कहो जो कहना चाहते हो। वो बिगड़े हुए लहजे में बोली, शायद तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि मैं नादानिस्तगी में वानहूफ की मुखासमत मोल ले बैठी हूँ।
मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहता। बिल्कुल बात सीधी सी है कि इस वक्त मौत की परिंदी एक्शन में है और जुमला हाजरीन और कारीन और नाजरीन को अगले मुकाबले का मुंतजिर रहना चाहिए जो वान होफ और लैरी उर्फ XL3 कोड 1 और मौत की परिंदी उर्फ विरालाइट के दरमियान होगा। इतनी खुशदिली से काम ना लो, उसका लहजा जहरीला हो गया। वारोचा पड़ा तो ये याद रखना कि वो इस शहर को एक जिंदा जहन्नुम में तब्दील करने की कुव्वत रखता है। मौत की परिंदी, मैंने इस्तेज़ाइया लहजे में कहा। मुझे तो तुम उसकी एजेंट मालूम होती हो। किसी भी मनमाज की हवा बांधने के लिए उससे ज्यादा उसके हाशिया बरदार अहम होते हैं और इस वक्त तुम मुझ पर वान होफ का रोब काटने की कोशिश कर रही हो। संजीदा होने की कोशिश करो डैनी। इस मरले पर हम दोनों को पूरी तरह होशियार रहना है। जरा सी भी गलती हो गई तो शायद इसके असाले की भी मोहलत न मिल सके।